प्यारे बच्चों, मैं सीबी तिवारी एक बार फिर तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ का न्यूमेरिकल बनाएंगे। इन दोनों टॉपिक को ऑनलाइन क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं और इसका यूट्यूब पर वीडियो भी है, देख सकते हो। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम का न्यूमेरिकल एक दूसरे से लगभग कनेक्टेड होता है, इसलिए इसको एक साथ रख रहे हैं। न्यूमेरिकल को हम लोग इस दो भागों में बांटेंगे। पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से शुरू करें। बच्चों, फ्लक्स का अर्थ होता है फ्लो, इसको समझ लिया जाए। फ्लक्स का अर्थ होता है फ्लो, प्रवाहित होना, बहना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कुछ दूसरे सेंस में समझने का प्रयास करें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हम लोग यह जान लें कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े थे। हम लोगों ने यह कहा था कि अगर यह कोई धन आवेश है और यह कोई ऋण आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इसको हम लोगों ने पढ़ा भी है और इसको देखा भी। तो अब अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र में किसी सतह को खड़ा करें या रखें इस तरह से, तो इस सतह से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को इस सतह का वैद्युत फ्लक्स कहा जाएगा और वैद्युत फ्लक्स को फाई द्वारा सूचित किया जाएगा। तो किसी सतह का वैद्युत फ्लक्स उस सतह के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या के बराबर होता है। लेकिन भौतिक राशि वह राशि है जिसे मापा जा सके। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं तो दिखाई देंगी नहीं। तो वैद्युत फ्लक्स को मापने के लिए हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया था और यह कहा था कि वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है जो दो सदिशों के अदिश गुणन के बराबर होता है। इसमें एक सदिश होता है वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई, और दूसरा होता है क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर, जिसको अल्पांश के लिए वेक्टर डीएस द्वारा सूचित करते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, इसमें दो तरीका होगा। पहले तो हम लोग अल्पांश का वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अल्पांश का वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश का वैद्युत फ्लक्स, इसको हम लोग सूचित करेंगे डी फाई द्वारा और यह बराबर होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, और यह बराबर होगा ई इंटू डीएस इंटू कॉस थीटा। यह अल्पांश का वैद्युत फ्लक्स होगा। दूसरे में पूरी सतह का वैद्युत फ्लक्स, पूरी सतह का वैद्युत फ्लक्स या कुल वैद्युत फ्लक्स, पूरी सतह का वैद्युत फ्लक्स या कुल वैद्युत फ्लक्स, अगर इसको हम लोग फाई द्वारा सूचित करें, जो कि करते भी हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा या लाइन इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, या लाइन इंटीग्रल ई डीएस कॉस थीटा। यहाँ पर ई वैद्युत क्षेत्र है जो नियत या कांस्टेंट है। थीटा वेक्टर ई और वेक्टर डीएस के बीच का कोण है,
इसका भी मान फिक्स होता है, लेकिन अल्पांश छोटा या बड़ा हो सकता है। इसलिए हम लोग इस समाकलन में से ई को वैद्युत क्षेत्र को बाहर निकालेंगे, क्योंकि यह नियत राशि है। समाकलन सिर्फ ds का होगा और cos थीटा भी नियत है, या बाहर रहेगा। अब इसमें वेक्टर ds को लाइन इंटीग्रल ds को हम लोग या तो S कहें, सतह का क्षेत्रफल, या A भी कह सकते हैं। तो इस स्थिति में फाई बराबर हो जाएगा E इंटू ए कॉस थीटा, या अगर A के बदले S लिखना चाहें तो E इंटू एस कॉस थीटा। इस लाइन इंटीग्रल ds का समाकलन है, यानी कि ds का संपूर्ण मान S है, पूरे सतह का क्षेत्रफल, इसको A भी कह सकते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स के यही दो सूत्र होते हैं, बहुत आसान भी है। यह अल्पांश के कारण वैद्युत क्षेत्र है, और यह कुल वैद्युत क्षेत्र है, या पूरी सतह का वैद्युत फ्लक्स है। अब इसमें हम लोग यह समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि वैद्युत फ्लक्स किसी सतह से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है। क्षेत्र रेखाएं देख नहीं सकते हैं, उनको गिनना संभव नहीं है, तो यह विधि निकाली गई। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम यह है, वैद्युत क्षेत्र दिखाई नहीं देगा। तब फ्लक्स का मेजरमेंट कैसे करें? तो इसके लिए गॉस ने नियम निकाला, जो हम लोग थ्योरेटिकल पढ़े भी हैं। गॉस का नियम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए एक बहुत ही उचित नियम है, जो किसी भी तरह के आकृति के लिए लागू होता है। और यह नियम कहता है कि अगर किसी सतह से या बंद सतह से घिरे आवेश के कारण उस सतह का कुल वैद्युत फ्लक्स फाई हो, तो यह बराबर होगा आवेश का परिमाण बटा एप्सिलॉन 0। इसको हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds का लाइन इंटीग्रल। गॉस के नियम का प्रयोग करने के लिए किसी सतह से आवेश को घिरा हुआ होना चाहिए, इसको ध्यान दो। अगर किसी सतह से आवेश घिरा हुआ नहीं है तो उसका तो फ्लक्स नहीं होगा, और गॉस के नियम के अनुसार उसका मान नहीं निकल पाएगा। ये बहुत आसान सूत्र हैं। हम लोग अल्पांश के वैद्युत फ्लक्स के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और गॉस के नियम से वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब इसका न्यूमेरिकल बता रहे हैं। बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यह पहला न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने है। देखो, एक बिंदु आवेश का मान इसमें नहीं दिया हुआ है। एक बिंदु आवेश 2.3 इंटू 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम परिमाण के वैद्युत फ्लक्स को 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे गए पृष्ठीय तल से होकर पार करने देता है। पृष्ठीय तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन के लैंग्वेज कुछ इसी प्रकार से होते हैं। इसमें गिवन हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले दिया हुआ है वैद्युत फ्लक्स, इसके बाद है वैद्युत क्षेत्र, निकालना है क्षेत्रफल। अब इसमें समझना यह है कि अगर सतह या पृष्ठ या पृष्ठीय तल या सतह वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोण का मान 0 डिग्री होगा। इसको यह समझ लें कि वैद्युत फ्लक्स में जो हम लोग कोण लेते हैं वह वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का कोण होता है। अगर मान लिया जाए कि यह कोई सतह हुआ और इस सतह पर यह कोई अल्पांश ले रहे हैं, तो अगर इस दिशा में वेक्टर E है और इस दिशा में वेक्टर ds है,
तो इनके बीच का कोण थीटा है। लेकिन यहाँ पर जो है, जो सतह है वह वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। यहाँ पर यह जो सतह है वह वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। सपोज करें कि यही सतह है बोर्ड, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत यह वैद्युत क्षेत्र हुआ और यह वैद्युत क्षेत्र के लंबवत सतह हुआ। जो अल्पांश होता है, अल्पांश सदिश, उसकी दिशा सतह के लंबवत होती है। तो अल्पांश सदिश की दिशा भी सतह के लंबवत होगी और वैद्युत क्षेत्र भी सतह के लंबवत है, तो दोनों के बीच का कोण शून्य होगा। एक बार फिर से समझ लें, इसी में प्रॉब्लम हो सकता है कि जो सतह है पृष्ठीय तल वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। हम लोग मान लें कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा उत्तर दक्षिण है और यह बोर्ड सतह है, तो यह जो बोर्ड है वह वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। अब अगर इस सतह पर कहीं अल्पांश लेंगे तो अल्पांश की दिशा भी सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है और वैद्युत क्षेत्र भी सतह के लंबवत बाहर की ओर है। तो दोनों सदिश समान दिशा में है, इसलिए इनके बीच का कोण शून्य होगा। अब गिवन को अगर हम लोग लिखें तो फ्लक्स फाई का मान यहाँ दिया हुआ है, फ्लक्स फाई का मान दिया हुआ है 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वैद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम और कोण थीटा इसका मान 0 डिग्री है। इसमें एक बार फिर से समझ लिया जाए, कोण में ही प्रॉब्लम होता है कि जो हम लोग का क्वेश्चन है उसके अनुसार जो पृष्ठीय तल या सतह है वह वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। तो अगर बोर्ड को हम लोग सतह मान लें और यह मान लें कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा उत्तर दक्षिण है, तो जो अल्पांश होगा इस बोर्ड पर उस पर जो वैद्युत क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी भी दिशा सतह के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो वैद्युत क्षेत्र और अल्पांश दोनों समान दिशा में होंगे और उनके बीच का कोण शून्य होगा। अब जो हम लोग फ्लक्स की परिभाषा लिखे हैं गॉस थ्योरम के अनुसार नहीं, सतह का कुल वैद्युत फ्लक्स फाई = E × A × cos थीटा। इसको कह सकते हैं फाई के बदले 2 × 10⁻³ E के बदले 2 × 10⁻⁴। A का मान ज्ञात करना है और cos थीटा cos 0 डिग्री हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग 2 से 2 काट दें तो यह बच जाएगा 10⁻³ = 10⁻⁴A। cos 0 का मान 1 होता है। Therefore A यानी कि क्षेत्रफल हो गया 10⁻³ / 10⁻⁴, और जैसा कि समझ सकते हो इसका मान 10⁻⁻1 मीटर स्क्वायर हुआ। बच्चों, यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, इसको समझना आसान है, बस कोण पर ध्यान देना कैसे निकालेंगे। इसमें यह समझ लिया जाए कि वैद्युत क्षेत्र हमेशा सतह के लंबवत ही हो या कोई जो नहीं है, परंतु वैद्युत फ्लक्स की दिशा हमेशा सतह अल्पांश सदिश की दिशा या क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा सतह के लंबवत बाहर की ओर ही होगी। अब दूसरा क्वेश्चन, बच्चों यह दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। एक्स अक्ष के अनुदिश एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसका मान है 3 × 10⁻³ न्यूटन 3 × 10⁻³ न्यूटन कूलम पर कूलम दिया गया है।
तो इसका हम लोग यह गिवन लिखते हैं। इसमें वैद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र E का मान दिया हुआ है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन यह है कि इस क्षेत्र में एक वर्ग रखा गया है जिसकी प्रत्येक भुजा 0.1 मीटर है और यह वर्ग YZ अक्ष के समांतर है। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करें, यह क्वेश्चन है। वर्ग की भुजा मालूम है, वर्ग की भुजा, प्रत्येक भुजा समान होती है, प्रत्येक भुजा कह सकते हैं, वर्ग की प्रत्येक भुजा अगर इसको L मान लें तो 0.1 मीटर है। हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, इसको A मान लेते हैं, L² होगा तो 0.01 मीटर स्क्वायर होगा या 1 × 10⁻² मीटर स्क्वायर होगा। फ्लक्स निकालना है तो E मालूम हो गया, A मालूम हो गया, अब थीटा चाहिए। बच्चों क्वेश्चन 1 में जिस तरह से हम लोगों ने थीटा निकाला था, ठीक उसी तरह से यहाँ समझने का प्रयास करें कि वैद्युत क्षेत्र X अक्ष की दिशा में है और वर्ग YZ अक्ष के समांतर है। जिस कमरे में मैं अभी खड़ा हूँ, अगर हम लोग यह मान लें कि इस दिशा में X अक्ष है, इस दिशा में Y अक्ष है और ऊपर Z है, तो यह जो बोर्ड है वह YZ तल में है। अगर X अक्ष इस दिशा में है, इधर Y अक्ष है और ऊपर मान लें कि Z अक्ष है, तो यह जो बोर्ड है वह YZ अक्ष के या YZ तल के समांतर है। यहाँ हम लोग अक्ष के बदले तल भी कह सकते हैं, YZ तल के समांतर है। तो YZ तल के समांतर है यह और X अक्ष में है वैद्युत क्षेत्र। अब अगर हम लोग इस पर अल्पांश लें या इस पर क्षेत्रफल सदिश लें, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस सतह के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो YZ तल के लंबवत तो X अक्ष हुआ, YZ तल के लंबवत X अक्ष हुआ, यानी कि जो क्षेत्रफल सदिश होगा वह भी X अक्ष में होगा और जो वैद्युत क्षेत्र में है वह भी X अक्ष में है। तो दोनों समान दिशा में हैं और उनके बीच का कोण 0 है। तो हम लोग यह कहेंगे कि कोण थीटा = 0 डिग्री तथा cos थीटा cos 0 डिग्री = 1। तो अब अगर हम लोग फ्लक्स निकालें, फ्लक्स फाई, जैसा कि सूत्र हम लोग लिखे हैं, या E × A × cos थीटा होगा। तो E का मान हो गया 3 × 10⁻³ और A का मान यानी क्षेत्रफल का मान देख सकते हो 10⁻⁻² और cos थीटा का मान 1 है × 1। तो जैसा कि देख सकते हो यह 10⁻1 बचेगा, यानी कि 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम यह आंसर हुआ। तो जो हम लोगों का क्वेश्चन था ये, उसके अनुसार वैद्युत फ्लक्स का मान 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हुआ। इसका जो बी पार्ट है वह बहुत आसान है। बी में सिर्फ यह कहा गया है कि इस वर्ग से होकर गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए यदि तल पर, इसके तल पर खींचा गया लंब
एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाए। अब जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं कि वर्ग को थोड़ा सा घुमा दिया गया। अब यह वाई जेड तल के समानांतर नहीं है, वाई जेड तल से यह थोड़ा सा रोटेट हो गया है और उस स्थिति में एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे कोण का मान बदल गया, कोण थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री और cos 60 डिग्री होता है 1/2, cos 60 डिग्री होता है 1/2। ई नहीं बदला, ए नहीं बदला, कोण बदल गया, तो फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, यानी कि ई इंटू यानी 3 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर -2 इंटू 1/2। जैसा कि देख सकते हो यह 30 होगा, 30 का आधा हो गया 15, यह हो गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बच्चों, इस न्यूमेरिकल से यह स्पष्ट है कि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल पर तो निर्भर करता ही है, कोण थीटा पर भी निर्भर करता है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो हम लोग बनाए उसमें कोण को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए यह दोनों क्वेश्चन बताए भी हैं कि कोण कैसे निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा दी गई होती है हमेशा, क्षेत्रफल सदिश हमेशा सतह के लंबवत रहता है। इस दोनों को ध्यान में रखकर हम लोग इस न्यूमेरिकल को बनाएंगे। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। यह गॉस थ्योरम पर आधारित न्यूमेरिकल है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले पर 20 माइक्रोकूलम्ब आवेश दिया गया है। वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। तो इसमें सिर्फ 2 चीजें दी गई हैं, एक तो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या इसको कैपिटल आर द्वारा सूचित कर लेते हैं, स्मॉल आर भी कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर और यह 10 पावर -1 मीटर है। इस त्रिज्या का न्यूमेरिकल में कहीं यूज नहीं होने वाला है, लेकिन दिया हुआ है तो हम लोगों ने लिखा। आवेश Q का मान दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम्ब, 10 पावर -6 से गुना करेंगे माइक्रो के बदले, तो यह 2 इंटू 10 पावर -5 कूलम्ब होगा। वैद्युत फ्लक्स निकालना है, इसलिए वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू गॉस लॉ के अनुसार Q/ε0। अब हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि गॉस लॉ का प्रयोग इसमें करना है, कैसे समझें? तो बहुत आसान है। इसमें वैद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ नहीं है, और अगर वैद्युत क्षेत्र का मान नहीं दिया हुआ है तो E इंटू ए इंटू कॉस थीटा का यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावे जो हम लोग फॉर्मूला 5 पर न्यूमेरिकल बनाए हैं E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, उसमें आवेश भी नहीं था। तो आवेश दिया हुआ है तो हम लोग इसमें गॉस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। जैसा कि देख सकते हो इसमें त्रिज्या की कोई आवश्यकता नहीं है, दिया हुआ है तो गिवन लिख के छोड़ देंगे। अब इसमें यह जानते हो कि चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 इंटू 10 पावर 9 होता है, तो इसलिए 1/ε0 का वैल्यू निकालना हो तो 4 पाई से इसमें मल्टीप्लाई करें और यह 36 पाई इंटू 10 पावर 9 होगा। यहाँ पे अगर हम लोग अब मान निकालना चाहें तो Q इंटू
36 पाई इंटू 10 पावर 9 क्यू इंटू 36 पाई इंटू 10 पावर 9, तो यह 2 इंटू 10 पावर -5 इंटू 36 पाई इंटू 10 पावर 9, और फ्लक्स है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जैसा कि देख सकते हो, अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यह 72 पाई का मान देंगे 3.14 इंटू 10 पावर 4 होगा, 10 पावर 4 होगा, 9 में से 5 माइनस होगा। इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यह 226.08, मल्टीप्लाई करके जरूर चेक कर लेना इतना आ रहा है कि नहीं, इंटू 10 पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। जो सार्थक अंकों का नियम है 11th में पढ़ना है, उसके अनुसार दशमलव से पहले सिर्फ एक ही अंक होना चाहिए। तो दशमलव को हम लोग 2 अंक इधर लाएंगे, यहाँ पावर 2 कम हो जाएगा, यहाँ 2 पावर बढ़ जाएगा, तो इसलिए फाई बराबर होगा 2.26 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इस क्वेश्चन में एक घनाकार गाउसीय सतह है जिसका प्रत्येक किनारा 9 सेंटीमीटर का है, और इस घन के या घनाकार सतह के केंद्र पर 4 माइक्रोकूलम आवेश रखा गया है। तो बताना यह है कि वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। अगर याद होगा, गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट में हम लोगों ने लिखा था, पढ़ा भी था, बताया भी तो, कि किसी बंद सतह से गिरे आवेश के कारण उस सतह का कुल वैद्युत फ्लक्स सतह से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मार्केबल पॉइंट यह है कि चाहे सतह की आकृति कुछ भी हो और सतह से घिरे आवेश का परिमाण कुछ भी हो, तो यह जो क्वेश्चन है इसमें घनाकार सतह है। चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, समझ लो। हम लोग घन को प्रायः इस तरह से बना हुआ दिखाते हैं। यह घनाकार सतह है और इसके केंद्र पर यह आवेश क्यों रखा गया है, तो यह आवेश इस सतह से घिरा हुआ है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर गोलाकार सतह के लिए होता, इसके केंद्र पर आवेश होता, या किसी अन्य प्रकार के सतह के लिए होता, उसके केंद्र पर भी यही आवेश होता, तो सबका उत्तर एक ही होता। क्योंकि वैद्युत फ्लक्स सतह की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है, तो आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है। अब सतह के अंदर जो आवेश है, अगर अकेले है तब तो ठीक है, अगर कई आवेश हैं तो सबको जोड़ा जाएगा। एक और चीज ध्यान दें कि सतह के अंदर आवेश स्थिर हो या गतिशील हो, फ्लक्स का मान उससे नहीं बदलता है। सतह के अंदर आवेश चाहे जैसे हो, स्थिर हो, गतिशील हो, उसे कोई मतलब नहीं, फ्लक्स का मान नहीं बदलता है। तो हम लोगों को सिर्फ आवेश से मतलब है, चाहे सतह घनाकार हो, गोलाकार हो या किसी भी आकार का हो, उसके आकृति या आकार से कोई मतलब नहीं। आशा है यह समझ गए होगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, इसको जरूर ध्यान समझ लो फिर से, कि सतह के अंदर आवेश चाहे स्थिर हो या गतिशील हो, फ्लक्स का मान नहीं बदलेगा। तो इसके बाद तो यह क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसा हम लोग बना भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही था। घन की
घन का किनारा या घन की प्रत्येक भुजा, घन की प्रत्येक भुजा, अगर इसको हम लोग एल मान लें, कहीं कहीं ए भी मानते हैं, यह 9 सेंटीमीटर है। 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर है। इससे कोई मतलब नहीं कि यह कितना है। अगर यह घन 18 सेंटीमीटर भुजा वाला होता तब भी उत्तर यही होता। अगर 2 सेंटीमीटर भुजा वाला होता तब भी उत्तर यही होता। क्या चीज नहीं बदलना चाहिए था? तो आवेश का मान नहीं बदलना चाहिए। इसके बाद है आवेश। यह दिया हुआ है आवेश Q बराबर 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो अगर हम लोग फ्लक्स निकालें फाई Q अपॉन एप्सिलॉन 0, जस्ट इसके पहले वाला इसको सूत्र यूज किए हैं, यानी Q इंटू 36 पाई इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। तो इसमें हम लोग यह करें, Q का मान कर दें 4 इंटू 10⁻⁻6 यह 36, पाई का मान 3.14 इंटू 10⁻9। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यह 452.16 इंटू 10⁻3 आएगा। और या वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग दशमलव को 2 अंक आगे ले चलें, आगे मतलब बाईं ओर, तो यह 4.5216 छोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक जो है वह 2 से 5 से कम है। 4.52 इंटू 10⁻5 वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बच्चों, यह जो न्यूमेरिकल बताए हैं इसका मतलब यह है, यह बताना चाहते हैं हम कि किसी सतह का वैद्युत फ्लक्स उससे घिरे आवेश पर निर्भर करता है, सतह की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, गॉस थ्योरम पर आधारित यह क्वेश्चन है। देखो, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय गाउसीय सतह से घिरे आवेश के कारण गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान दिया हुआ है -1 इंटू 10⁻3 वोल्ट मीटर, यानी कि -10⁻3 वोल्ट मीटर। बताना यह है कि गोलीय सतह से घिरे आवेश का परिमाण या मान क्या है। और बी तो आसान है कि अगर गोले की त्रिज्या दूनी कर दी जाए तो फ्लक्स का मान क्या होगा। पहले ए देख लेते हैं। गोले की त्रिज्या दी गई है, जैसा कि जानते हो यहाँ पे न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन त्रिज्या दी गई है तो गिवन में इसको हम लोग लिख लेंगे। त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं, और यह 12 सेंटीमीटर है। अगर मीटर में बदलें तो 12 × 10⁻⁻2 मीटर। वैद्युत फ्लक्स या फ्लक्स का मान दिया हुआ है, फ्लक्स का मान दिया हुआ है फाई = -1 इंटू 10⁻3 वोल्ट मीटर। तो इसको हम लोग -10⁻3 वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं। तो जैसा कि यह जानते हो, फाई = Q अपॉन ε0 होता है, इसलिए Q = फाई इंटू ε0 होगा, यानी कि यह -10⁻3 इंटू ε0 का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12, और आवेश है तो कूलम। अब यहाँ पर समझना बहुत आसान है कि यह Q का वैल्यू हो गया -8.85 इंटू 10⁻⁹ कूलम। बच्चों,
गॉस लॉ से जुड़े हुए या इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। बी में यह समझ लो कि गोली की त्रिज्या अगर दूनी हो, आधी हो, चौगुनी हो, कुछ भी हो जाए तो वैद्युत फ्लक्स का मान नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि वैद्युत फ्लक्स सतह की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यह किस चीज पर निर्भर करता है? तो यह आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है। एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है। तो अगर आवेश नहीं बदला तो गोलीय सतह छोटा हो, बड़ा हो, या गोलीय सतह के बदले कोई और सतह आ जाए, उससे फ्लक्स का मान नहीं बदलेगा। तो बी में हम लोग लिखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स गोले की आकृति पर निर्भर नहीं करता है या सतह की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, अथवा गोले की त्रिज्या दूनी होने पर भी वैद्युत फ्लक्स का मान नहीं बदलेगा। फिर से देखो बी में क्या कहेंगे कि किसी सतह का वैद्युत फ्लक्स सतह की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, अतः गोले की त्रिज्या दूनी होने पर भी वैद्युत फ्लक्स का मान नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि आवेश नहीं बदल रहा है। आवेश नहीं बदल रहा है, एप्सिलॉन 0 का मान नहीं बदलता है, इसलिए वैद्युत फ्लक्स का मान भी नहीं बदलेगा। बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने कुछ बनाए। आशा है कि यह तुम्हारे समझ में आएगा। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो या फिर कांटेक्ट करो। यूट्यूब पर नंबर दिया हुआ है। ऑनलाइन क्लासेज हम लोग शुरू किए हुए हैं, 8 बजे से पढ़ाते हैं। अगर उससे जुड़े हुए हो तो ठीक है, नहीं तो जुड़ जाने का प्रयास करना। फिर अगले वीडियो में अगला न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, जिसमें हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन पर आधारित न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशन हम लोगों को पढ़ना है सिलेबस के अनुसार। पहला कि रेखीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र, दूसरा गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र, और तीसरा समतल चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो अगले वीडियो में हम लोग इस तीनों से संबंधित न्यूमेरिकल बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अगेन।